थोड़ा स्लो आ रहा है आज। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम सक्षम एजुकेशन चैनल है। उस पे इस चैनल के माध्यम से हम अपना ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन कर रहे थे। उसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम क्वेश्चन नंबर 16 को चालू करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम F2TL है। ये दो डिवीजन रखती है। पहली डिवीजन का नाम है DX, दूसरी डिवीजन का नाम है DZ। ये दोनों ही डिवीजन प्रॉफिट सेंटर वाली डिवीजन है। The division DX produce component X which it sell to outside customer only। डिवीजन X का जो प्रोडक्ट है S, वो केवल आउटसाइड कस्टमर को ही सेल आउट होता है। डिवीजन DZ जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट Z, जिसे प्रोड्यूस करने के लिए उसे कंपोनेंट X की भी आवश्यकता होती है। मींस डिवीजन DZ वाले को प्रोडक्ट X की भी आवश्यकता होती है ताकि अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। डिवीजन DZ is currently purchase 2500 unit of component X per year from an outside supplier at a cost of 35 रुपए per unit, less a 10% quantity discount। मीन्स डिवीजन DZ जो है वो कंपोनेंट X को आउटसाइडर से परचेस कर रही है। कितने पे? 35 रुपए पर यूनिट पे। ये 2500 यूनिट पर ईयर अपनी परचेस करती है। इस वजह से इसे 10% का डिस्काउंट मिलता है उस परचेजिंग वैल्यू पे। मीन्स उसकी जो नेट परचेजिंग प्राइस आया वो 35 माइनस 10% ऑफ द 35 रुपए आया। मीन्स 31 रुपए 50 पैसे आपको उसका नेट परचेस प्राइस आएगा आउटसाइड से। ठीक है। डिवीजन DX जो है कैन सेल इट्स एंटायर कंपोनेंट X टू आउटसाइड कस्टमर एट अ नॉर्मल प्राइस 35 रुपए पर पीस। ठीक है, वो हम ऊपर ही बात कर चुके थे। कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ यूनिट ऑफ कंपोनेंट X आर एस फॉलोज। कंपोनेंट X की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बता रखी है। कैसे है? वेरिएबल एक्सपेंसेस 21 रुपए को होगा। फिक्स ओवरहेड आपके होंगे उसमें 9 रुपए के पर यूनिट के हिसाब से। ये 9 रुपए कैसे हमारा आया? ये आया 25,000 यूनिट की कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है। F2TL न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एग्री फॉर इंटरनल ट्रांसफर। क्या हुआ? मींस अभी तक जो डिवीजन DX अपना प्रोडक्ट आउटसाइड में बेचती थी, लेकिन अब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह चेंज हुए। अब उनको ओपिनियन है कि DX अपना प्रोडक्ट DZ को बेच सकती है। इफ एन एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस कैन बी वर्क आउट। अगर एक एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस निकल के आती है तो अकॉर्डिंगली ही रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, वो देखते हैं। तो उसे देखने से पहले हम समझते हैं इतने पूरे क्वेश्चन में कहा क्या था। तो सिंपल सा कहा था, एक कंपनी है उसकी दो डिवीजन है, एक डिवीजन DX, दूसरी डिवीजन DZ। DX अपना प्रोडक्ट बनाती है X और DZ अपना प्रोडक्ट बनाती है Z। Z प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट X की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और जो DX डिवीजन है कंपनी की, वो अपना प्रोडक्ट X फुल्ली आउटसाइड में सेल करती है, इंटरनली ट्रांसफर नहीं करती। इसी वजह से डिवीजन DZ को प्रोडक्ट X मार्केट से परचेस करना होता है। वो पर ईयर 2500 यूनिट मार्केट से परचेस करती है। कितने रुपए में? 35 रुपए पर यूनिट, लेस 10% डिस्काउंट ड्यू टू अ क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद हमें कंपोनेंट X मींस प्रोडक्ट X की उसने वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी थी, कैसे क्या आती है। अब हमारा सीधा रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है?
रिक्वायरमेंट पहले बोल रहा है, इफ द डिवीजन DZ purchase 2500 unit of component X per year from the division DX, then market price should control the transfer. कुल मिला के अब हमें बताना है कि अगर डिवीजन DZ मार्केट से परचेज ना करके अपनी दूसरी डिवीजन DX से परचेज करे तो उसका क्या ट्रांसफर प्राइस होगा, तो उसका ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि दोनों ही डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर डिवीजन है, तो मींस ट्रांसफर प्राइस आपका क्या होगा। प्रॉफिट सेंटर डिवीजन के केस में आपका ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस। तो वही इसमें बता रखा है, कैसे कैलकुलेट करा आपको भली बात नहीं आता है, दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ट्रांसफर प्राइस आपका क्या है, मार्केट वैल्यू वही 35 रुपए रखी थी, तो जो कैसे निकल गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑन आउटसाइड सेल। ठीक है, तो 21 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही थी, ऊपर दे रखी थी। कंट्रीब्यूशन आपका लॉस कितना आ रहा था, 14 रुपए, तो 35 रुपए आपका आ गया। कंट्रीब्यूशन लॉस कैसा आया, 35 माइनस 21। ठीक है, तो वही आ गया आपका प्रॉफिट सेंटर के केस में आपका ट्रांसफर प्राइस क्या आती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 14 रुपए क्या था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 21 रुपए आपका इधर से आया था वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, रेफर टू योर कंडीशन 1, व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट फॉर द ट्रांसफर प्राइस। अब हमें क्या बताना है, लोअर और अपर लिमिट बतानी है ट्रांसफर प्राइस की। इज एन अपर लिमिट रिलेवेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो कुल मिला के अब हमें क्या बताना है, ट्रांसफर प्राइसिंग की लिमिट बतानी है कि लोअर लिमिट की होगी और अपर लिमिट की होगी। तो लोअर लिमिट हमें पता चल गई कि डिवीजन एक्स कितने में कम से कम में ट्रांसफर करेगी, उतने में जितना उसे मार्केट में सेल हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो ये कि वो प्रॉफिट सेंटर है। तो मींस लोअर लिमिट आपकी कोई 35 रुपए आ गई। ठीक है, लोअर लिमिट आपकी 35 रुपए आ गई। लेकिन अब इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो मैक्सिमम लिमिट आपकी वही होगी जो डिवीजन DZ पे करे मैक्सिमम। तो डिवीजन DZ कितना मैक्सिमम सेल आउट पे कर सकती है, वो पे कर सकती है उतना जितना उसे मार्केट से मिल रहा है, जितना उसे मार्केट में मिलेगा, मार्केट से मिल रहा है। तो पर यूनिट उसे कितना मिल रहा था, 35 रुपए। तो भाई कह रखा है अपर लिमिट इज आल्सो 35 सिंस 35 इज द इंटरमीडिएट मार्केट प्राइस, क्योंकि वो मार्केट प्राइस है। that is it would not be fair to charge the other division more than the price being charged to the regular customer। ठीक है, अब उसमें एक और पॉइंट पूछा था रिक्वायरमेंट में, क्या अपर लिमिट अपनी कोई रिलेवेंट रखती है या नहीं। however an upper limit is not really relevant in this solution since no transfer will be made between the two division। क्योंकि कोई ट्रांसफर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन DZ को 31 रुपए 50 पैसे में उसे प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन डिवीजन DX कितने में ट्रांसफर करेगी, उसे 35 में। सो कोई आपका ट्रांसफर हुआ नहीं, इस माने अपर लिमिट आपकी कोई रिलेवेंट नहीं रखती। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या करें, if the division DX meet the price that division DZ is currently paying to its supplier and sell 2500 unit of component X to division DZ easier, what will be the effect on the profit of DX division and DZ division and the company as a whole। अब इसमें जो बता रहा है, इसमें जो कह रहा है, जो आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर डिवीजन DX उतना ही ट्रांसफर प्राइस रखे जितना कि डिवीजन DZ को मार्केट से मिल रहा था, तो उस केस में इंडिविजुअली डिवीजन पे क्या इफेक्ट आएगा और ओवरऑल कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप सीधा से जानते हैं, अगर हम सेम प्राइस में ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन DZ पे तो कोई इफेक्ट आना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहले भी उतने ही मार्केट में देता था, अब भी वो उतनी देगा। बस फर्क इतना आया कि वो पहले मार्केट में देता था उतने अमाउंट, अब वो हमें इंटरनली देगा। इसलिए मेन इफेक्ट जो आएगा वो आएगा डिवीजन DX पे। भाई इसमें क्या रखा है, price being paid to the outside supplier net of the quantity discount is only 31 रुपए 50 पैसे से, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। If this price is met by the division DX, then profit in the division DX and in the company as a whole will be
ड्रॉप बाई 8750 रुपए पर ईयर। जब कैसा है तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना था आपका 35 रुपए डिवीजन डीएक्स के लिए, मिनिमम इतने में सेल आउट करे वो ट्रांसफर करे। लेकिन अब वो कल कितने में आया 31 रुपए 50 पैसे में, तो लॉस कितना हुआ डिवीजन डीएक्स को 3 रुपए 50 पैसे का। कितनी यूनिट उसने सेल करी डिवीजन डीजेड को 2500 यूनिट, तो टोटल लॉस आ गया 8750 रुपए का। क्योंकि जो डिवीजन डीएक्स का है तो मींस एक डिवीजन में लॉस होगा तो वो ओवरऑल कंपनी में भी होगा, इस वजह से इसने जो कह रखा था कि डिवीजन डीएक्स डिवीजन एज वेल एज द कंपनी होल प्रॉफिट विल बी ड्रॉप डाउन बाई 8750 रुपए। ठीक है, तो वही इसने क्या रखा है, अब क्या करें, प्रॉफिट इन द डिवीजन डीजेड विल रिमेन अनचेंज। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्यों, सिंस इट विल बी पे द सेम प्राइस इंटरनली एज इट इज नाउ पेइंग एक्सटर्नली। ठीक है, अब 4th पॉइंट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इफ द इंटरमीडिएट मार्केट प्राइस फॉर कंपोनेंट एक्स इज 35 रुपए पर यूनिट। अगर आपका मार्केट प्राइस जो है कंपोनेंट का वो 35 रुपए पर यूनिट है, तो इज देयर एनी रीजन व्हाई द डीएक्स डिवीजन शुड सेल टू द डिवीजन डीजेड फॉर लेस देन 35 रुपए। मींस ये अब कह रहा है कि मार्केट प्राइस आपका 35 रुपए ही है, तो कोई ऐसी संभावना बनती है कि जिस तरह की डिवीजन डीएक्स डिवीजन डीजेड को 35 रुपए से कम में ट्रांसफर करें। तो एक ही संभावना बनती है, वो क्या है, यस, इफ कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इनसाइड बिजनेस, द प्राइस वुड बी 35 रुपए लेस द अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, मीन्स हम भी जानते हैं ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, केवल वही कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को इनकर करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में इनकर हुई। अगर कोई कॉस्ट हमें ट्रांसफर करने में बचती है तो उसे लेस करती है, जैसे सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आउटसाइड में करें तो इनकर होते हैं, लेकिन हम इंटरनली ट्रांसफर करें तो वो नहीं होते, तो वो हम लेस कर देते टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से। वही इधर इसने क्या रखा है कि अगर ऐसी कोई अवॉइडेबल कॉस्ट है तो हम उसे उसमें से लेस कर लेंगे मार्केट सेल वैल्यू में से। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट हमारी अब इनकम नहीं होगी, तो उसके बाद ही हम केवल उसी केस में हम उससे मीन्स 35 रुपए से कम पे उसे हम सेल आउट कर पाएंगे। वही क्या रहता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, जियोमी लिमिटेड है जिसकी दो डिवीजन है एक्स और वाई। ठीक है, विच ऑपरेट एज अ प्रॉफिट सेंटर, जो दोनों ही डिवीजन है आपकी प्रॉफिट सेंटर है, सेंटर डिवीजन है। तो प्रॉफिट सेंटर डिवीजन में वही ट्रांसफर प्राइस आपका क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, डिवीजन एक्स मेक एंड सेल प्रोडक्ट एक्स। डिवीजन एक्स क्या बनाती है, प्रोडक्ट एक्स को। द बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एक्स बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू ऑफ 30,000 यूनिट इज गिवन बिलो। अब इसमें कह रहा है कि डिवीजन एक्स की जो हमारी बजटेड इनकम स्टेटमेंट है वो नीचे दे रखा है, कितने यूनिट के हिसाब से दे रखा है, ये आपका 30,000 यूनिट के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसमें, इन थाउजेंड में, ये याद रखना। सेल आपकी रेवेन्यू कितना हुआ 6,000 का। कंपोनेंट परचेस कॉस्ट आपकी कितनी है 1,050 की। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपकी 1,680 की। फिक्स कॉस्ट आपकी 480, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आपकी 270 की, फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड 855 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा आपकी कितनी आ जाती है 1,665 रुपए की, जैसा आपकी 1000 में थी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी दे रखी है डिवीजन एक्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपका आगे क्या करें, द मैनेजर ऑफ द डिवीजन एक्स सजेस्ट दैट सेल कैन बी इंक्रीज बाय 9600 यूनिट। अब ये यहाँ मार्केटिंग डिवीजन आपका बता रहा है, डिवीजन एक्स का मार्केटिंग मैनेजर, सॉरी डिवीजन नहीं, मार्केटिंग मैनेजर आपका डिवीजन एक्स का बता रहा है कि हमारी जो सेल यूनिट है कितनी थी अभी तक, जो 30,000 यूनिट है वो अब हमारी और बढ़ सकती है सेल यूनिट कितने से 9600 यूनिट से। कैसे, वो अब बता रहे हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20 रुपए पर यूनिट फ्रॉम द प्रेजेंट प्राइस ऑफ 200 पर यूनिट। अगर हम अपना सेलिंग प्राइस 180 रुपए लिया है जो कि अभी 200 है,
तो अब हमारी सेल यूनिट कितनी होंगी? 39,600 यूनिट। क्यों? क्योंकि 20 रुपए कम करने से हमारा क्या 9600 यूनिट का एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलेगा। मीन्स 200 रुपए अगर हम सेल प्राइस रखते तो हमें कितनी यूनिट मिलेंगी? 30,000 यूनिट का ऑर्डर। लेकिन अब हम 180 रखेंगे तो अब हमें कितना ऑर्डर मिलेगा? 30,000 यूनिट का पुराना वाला ऑर्डर प्लस 9600 यूनिट आपकी जी इंक्रीज हो जाएंगी। तो टोटल आपको सेल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 39,600 यूनिट की। ठीक है भाई, इसमें बता रखा है। और जो अगर अब ये हमारी इतनी यूनिट इंक्रीज होंगी, कितनी 9600 यूनिट, तो उसके एवज में इसने बता रखा है कि कोई आपकी अदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इनकर होगी। 9600 यूनिट के एवज में कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपकी इनकर्ड नहीं होगी। ठीक है। अब डिवीजन बाई के बारे में बता रखा है। मेगा कंपोनेंट बाई, डिवीजन एक्स प्रोडक्ट एक्स बनाती है, ऐसी डिवीजन बाई आपका प्रोडक्ट एक्स बाई बनाती है। ठीक है। Which is sold outside at the price of 50 पर यूनिट के हिसाब से जिस सेल आउट होता है। कौन सा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बाई। ठीक है। डिवीजन एक्स प्रेजेंटली यूज अ कंपोनेंट, डिवीजन एक्स क्या है? एक कंपोनेंट यूज कर दिया which is purchased from outside at the 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जो भी आपका आउटसाइड मार्केट से लेती है 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। दिस कंपोनेंट इज सिमिलर टू कंपोनेंट मेड बाय द डिवीजन बाई, और जो कंपोनेंट आपका सिमिलर है कहा जैसा डिवीजन बाई के। डिवीजन बाई कैन मेक इट्स कंपोनेंट फॉर डिवीजन एक्स with a minor modification in specification which would cause reduction in direct material cost for the division y by 1 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, and would require extra labor hour per 1 per unit at the rate of 1 रुपए 50 पैसे पर लेबर आवर। मीन्स इस पैराग्राफ में इसने बता रखा है कि जो डिवीजन एक्स है उसे कंपोनेंट बाई चाहिए होता है अपने कंपोनेंट एक्स बनाने के लिए। मीन्स डिवीजन एक्स को प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए उसे एक कंपोनेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है प्रोडक्ट बाई। वो अभी वो मार्केट से परचेस करता है 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन जो वो कंपोनेंट लगाता है कंपोनेंट बाई, वो ही आपको बना के दे सकता है डिवीजन अपना बाई। लेकिन उस कंपोनेंट बनाने के लिए, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए डिवीजन बाई को कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? कैसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? उस मॉडिफिकेशन ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट जो कंपोनेंट बाई था, डिवीजन बाई का जो आपका प्रोडक्ट बाई था, उसकी मटेरियल कॉस्ट 1.5 रुपए से कम हो जाएगी, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से हमारी लेबर कॉस्ट 1.5 रुपए से बढ़ जाएगी। मींस नेट इफेक्ट आपका नील आएगा वेरिएबल कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट आपकी 1.5 रुपए से कम हुई, लेकिन उतने ही रुपए से आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ी, इस मारे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि उस मॉडिफिकेशन की वजह से 1.5 रुपए पर यूनिट आपकी मटेरियल कॉस्ट कम होगी और 1.5 रुपए पर यूनिट लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। Further, the division by will not incur variable selling marketing cost on unit transfer to the division X। और जो आगे बता रहे हैं, जो डिवीजन बाई अपना मार्केट सेलिंग ओवरहेड करती थी वेरिएबल, अब वो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो इंटरनली ट्रांसफर करेगी। डिवीजन एक्स मैनेजर हैज ऑफर्ड टू बाई द कंपोनेंट फ्रॉम डिवीजन बाई एट 25 रुपए पर यूनिट। डिवीजन एक्स के मैनेजर ने कहा है कि हम डिवीजन बाई से 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उस कंपोनेंट को खरीदने के लिए तैयार है। डिवीजन बाई हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 85,000 यूनिट। डिवीजन बाई की जो कैपेसिटी है वो 85,000 यूनिट की है। ठीक है। करेंट बजट विद इंफॉर्मेशन ऑफ डिवीजन बाई आर एज फॉलोज। क्या दे रखी है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउटसाइड कितनी? 60,000 यूनिट। मींस 85,000 यूनिट में से वो केवल 60,000 यूनिट ही सेल आउट करता था डिवीजन बाई कितने में? 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर होती है मटेरियल एंड लेबर, वो 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होती है।
एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने में। वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आपकी 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी इसमें आती है 12 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से। फिक्स्ड ओवरहेड आता है आपका 7,20,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 7,20,000 के हिसाब से। या आपने जो इस क्वेश्चन में बता रखी है डिवीजन बाय की कॉस्ट या इनकम स्टेटमेंट कह लो एक तरह से, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइस हमें करना है क्या का, should the division X reduce the selling price by 20 रुपए per unit if even if it is not able to produce not able to procure the component from division by at 25 रुपए per unit। मीन्स ये कह रहा है कि डिवीजन एक्स को अपना सेलिंग प्राइस 20 रुपए से कम कर देना चाहिए या नहीं। किस केस में, उस केस में जब डिवीजन एक्स को डिवीजन वाई से माल प्राप्त नहीं हो रहा, मीन्स इंटरनल ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो मीन्स डिवीजन एक्स को कंपोनेंट वाई मार्केट से 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ही परचेस कराए। उस केस में हमें बताना है कि डिवीजन एक्स अपनी सेलिंग प्राइस 20 रुपए से कम करे या नहीं करे। तो आइए आते हैं हम, अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस 20 रुपए से कम करते तो उसे एक्स्ट्रा सेल यूनिट कितनी आती है, 9600, जो ऊपर दे रखी थी। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिवीजन एक्स को कितना हो गया, 9600 इंटू 180, क्योंकि 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल हो रही थी, उल्टे में आप 20 रुपए से कम कर देगा तो 180 सेलिंग प्राइस आ गई। तो इसलिए जो आपका क्या हो गया, टोटल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। लेकिन इसे करने से 20 रुपए क्या है, केवल 9600 पे तो होंगे नहीं, 20 रुपए आपके सभी यूनिटों पे कम करने पड़ेंगे। तो मीन्स 20 रुपए का हमें नुकसान हुआ किसमें, 30,000 यूनिट पे। क्यों, क्योंकि 30,000 यूनिट तो हम 200 रुपए में कर देते सेल, लेकिन अब जब 20 रुपए कम करने से हमको कितने में सेल होगी, केवल 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया, 30,000 यूनिट पे 20 रुपए से लॉस हो गया, जो हमने प्राइस रिडक्शन करा तो लॉस हुआ हमारा 6 लाख का। लेकिन 20 रुपए कम करने से हमें सेल कितनी मिल गई, एडिशनल सेल कितनी मिल गई, 17,28,000 की। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया इस रेवेन्यू में, 11,28,000 का। लेकिन जो 9600 यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट तो आई होगी, क्योंकि उसमें केवल फिक्स कॉस्ट की तो ही मना कर रखी थी क्वेश्चन पे, वेरिएबल कॉस्ट की तो कुछ करी नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट वैसा भी हमारी क्या होती है, पर यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसलिए वो तो आनी है। तो इसलिए जो सब इंक्रीमेंटल कॉस्ट और ली हमने, कि कंपोनेंट की परचेस कॉस्ट क्या थी, तो 35 रुपए में हम परचेस कर देते, 9600 यूनिट और परचेस करेंगे तो हमारी कितनी आ गई, 3,36,000 की कॉस्ट एक एडिशनल आ गई। ऐसी अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ऐसी मार्केटिंग आ जाएगी। तो जो कैसे आएगी, 16,80,000 आपकी अदर वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती थी किस पे, 30,000 यूनिट पे। तो 9600 पे कितनी इनकर हुई, वो निकल के आ गई। ऐसी जो आपकी वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी कितनी, 9,07,000। तो सेविंग आपकी कितनी आ गई, 1,68,000। कैसे, नेट सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल आपकी नेट सेविंग आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 20 रुपए कम करने से हमें डिवीजन एक्स में 1,68,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिवीजन एक्स को अपने 20 रुपए कम करने चाहिए और अपनी सेल क्वांटिटी 39,600 यूनिट पे ले जानी चाहिए, वही इसमें बता रखा है इस लाइन में जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं। मींस फर्स्ट पोर्शन आपको हो गया, हाँ उसे 20 रुपए कम करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसकी 1,68,000 की नेट प्रॉफिट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन क्या करें, शॉर्ट डिवीजन बाई बिलिंग टू सप्लाई, 39,600 यूनिट तो डिवीजन एक्स एट 35 रुपए पर यूनिट। अब ये कह रहा है कि आप हमें बताइए कि डिवीजन बाई जो है वो चाहेगा कि 39,600 यूनिट वो 25 रुपए में ट्रांसफर करें, और दूसरा क्या करें, सपोर्ट ईच ऑफ योर
कंक्लूजन्स विद एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हमें कुल मिला के ये बताना है कि जे डिवीजन बाई 2500 रुपये में ट्रांसफर करने पे फायदे में रहेगा या लॉस में, वो ही हमें बताना है। क्योंकि बिलिंग वो कब रहेगा, जब वो फायदे में रहेगा, तभी तो बिलिंग करेगा कि हाँ भाई साहब मैं इच्छा अपनी प्रकट करता हूँ, मैं सेल आउट करूंगा। तो प्रॉफिट सेंटर के केस में क्या होता है, आपका ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट जो 15 रुपए आपके ऊपर दे रखती थी बी की डिवीजन वाई के केस में। तो डिवीजन वाई के केस में कैसे लिख लीजिए 15 रुपए, 15 रुपए उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, इसमें लेस हो जाएगा आपका 1 रुपए 50 पैसे मॉडिफिकेशन की वजह से जो मटेरियल बचा, आपका मटेरियल कॉस्ट कम लगी वो, और लेकिन इसमें प्लस क्या होगा, 1 रुपए 50 पैसे की आपकी वो कॉस्ट इनकम होगी जो लेबर पे हमने दी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की वजह से। तो इसीलिए नेट वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी रहेगी, 15 रुपए। अब क्या आएंगे, प्लस लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। तो 50 रुपए के हिसाब से डिवीजन बाई अपना प्रोडक्ट बाई सेल आउट करा था, इसमें से लेस करेंगे 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे उसके जो सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहा था। ठीक है, लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस जो आ रहा था। ये हमें कितने यूनिट के लॉस पे वो हुआ, कितनी यूनिट पे कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, ये हमारा लॉस हुआ 14,600 यूनिट पे। कैसे, वो ऐसे हमारा लॉस हुआ कि डिवीजन बाई की कैपेसिटी थी 85,000 यूनिट की। ठीक है, सेल आउट वो करता था 60,000 यूनिट, तो लेस कर दिया 60,000, मींस इस पे कैपेसिटी थी हम पे केवल 25,000, लेकिन हम उसे बेच ट्रांसफर कितना करे थे, 39,600 यूनिट। तो मींस 14,600 यूनिट हम जिस 60,000 यूनिट जो दे रखी है इसमें से ट्रांसफर करेंगे, तो मींस उतने पे हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया। तो भाई इसने जो निकाल रखा 14,600 पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन लॉस आ गया। अब क्योंकि हमें ट्रांसफर प्राइस बतानी 39,600 की, तो एक हमने एवरेज कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल लिया कि पर यूनिट हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, 11 रुपए 80 पैसे। इसलिए ट्रांसफर प्राइस कैसे आ गई आपकी, एवरेज ट्रांसफर प्राइस कितनी आ गई, 26 रुपए 80 पैसे। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 11 रुपए 80 पैसे। एवरेज क्यों लिया, क्योंकि हमारी लॉस कितने पे हो रहा है, केवल 14,600 पे, लेकिन हमें ट्रांसफर प्राइस कितने की देनी है, 39,600 की, इस हमारे हमने एवरेज कर लिया। तो हमारी ट्रांसफर प्राइस आ गई 26 रुपए 80 पैसे, लेकिन वो करना कितने में चाह रहे हैं, 25 रुपए में। तो मीन्स वही कह रखा है, डिवीजन बाई हैज अ सरप्लस कैपेसिटी टू एक्सटेंड, मीन्स जो काय के बारे में कह रखा है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में। डिवीजन बाई हैज अ सरप्लस कैपेसिटी टू एक्सटेंड 25,000 यूनिट फॉर एडिशनल 14,600 यूनिट, the transfer price must be considered the division by variable cost of manufacturing the component plus the lost contribution margin that will be result from losing outside sales। मीन्स जैसे ने बता रखा था केवल 14,600 यूनिट के लिए, लेकिन हमें बताने कितनी है, 39,600 के लिए। इसलिए हमने जो 14,600 पे जो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ उसे हमने एवरेज कर लिया, इसी माने जो हमारी एवरेज सेलिंग एवरेज ट्रांसफर प्राइस निकल के आई। ठीक है, अब आगे क्या करें, ये हमारा हो गया वो जो हमने देखा था ऊपर 26 रुपए 80 पैसे जो आई थी ट्रांसफर प्राइस, वो हमने देखी थी केवल डिवीजन बाई के हिसाब से। लेकिन उसमें हमें बताना क्या था कि हमें अपने जो आंसर देने थे वो एप्रोप्रिएट कंक्लूजन के हिसाब से देने थे। तो इसीलिए अब हम क्या और देखेंगे, एक देखेंगे कि कंपनी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से क्या है। कंपनी के हिसाब से हमें 26 रुपए 80 पैसे में या 25 रुपए में ट्रांसफर करना फायदेमंद है या नहीं। तो वो देखिए मार्केट प्राइस पर कंपोनेंट कितनी थी, 35 रुपए। हम 35 रुपए का मार्केट से उठाते थे, लेकिन रिलीवेंट हमारी कॉस्ट कितनी आई, ट्रांसफर प्राइस 26 रुपए 80 पैसे। मीन्स हम मार्केट से वो प्रोडक्ट लें तो 35 रुपए में पड़ता है, लेकिन हम अपनी इंटरनल ट्रांसफर से लें तो 26 रुपए 80 पैसे में पड़ेगा मैक्स टू मैक्स। क्योंकि 26 रुपए 80 पैसे में डिवीजन एक्स अपनी प्रॉफिट तो कमा ही रही है। कैसा कमा रही है, वो ऐसा कमा रही है क्योंकि हमने अपना कंट्रीब्यूशन लॉस तो ले लिया उस डिवीजन का एवरेज,
एवरेज कंट्रीब्यूशन लॉस तो निकाल के हमने ऐड कराया ना अपना ट्रांसफर प्राइसिंग में, इस 26 रुपए 80 पैसे में। इस डिवीजन एक्स अपनी प्रॉफिट जितनी पहले कमाती थी उतनी ही कमाएगी आफ्टर ट्रांसफर। तो मींस इंटरनल ही आपका कितने रुपए का पड़ेगा वो कंपोनेंट 26 रुपए 80 पैसे का, लेकिन वो डिवीजन बाई आपकी परचेस कितने में करी थी 35 रुपए में। मींस इंटरनल अगर वो ट्रांसफर करें तो सेविंग कितनी आएगी 8 रुपए 20 पैसे से। मींस 8 रुपए 20 पैसे पर यूनिट से आपकी डिवीजन बाई की प्रॉफिट बढ़ेगी। कितने पे बढ़ेगी 39,600 यूनिट पे। सॉरी, प्रॉफिट एक्स की बढ़ेगी ना कि बाई की, क्योंकि एक्स प्रोडक्ट ले रहा है अपना बाई से। ठीक है, 8 रुपए 20 पैसे से आपकी एक्स की प्रॉफिट बढ़ेगी, बाई तो अपना कमाई रहा है, क्योंकि बाई को जितना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो हमने जो 26 रुपए 80 पैसे में ऐड कर लिया। मींस एक्स की प्रॉफिट आपकी 8 रुपए 20 पैसे से बढ़ी। एक्स अपना प्रोडक्ट बना कितने का रहा था, कितनी यूनिट रहा था 39,600 से। मींस टोटल एक्स की सेविंग कितनी होगी 3,24,720। जब किसी डिवीजन की सेविंग बढ़ती है तो उससे आपकी ओवरऑल कंपनी की भी सेविंग बढ़ेगी। क्यों, कंपनी जो अपना प्रॉफिट निकालती है वो डिवीजन के हिसाब से ही तो निकालती है। डिवीजन के प्रॉफिट को ऐड करके कंपनी के प्रॉफिट आ जाएंगे। तो मींस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से क्या कह रहा है आपका एडवाइस, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिवीजन बाई to transfer 39,600 unit to division X at a price below the minimum average transfer price based on the opportunity cost. However, from the concerned perspective, internal transfer between the division is beneficial as each unit to be transferred is offering a saving of 8 रुपए 20 पैसे। ठीक है भाई, हमने देखा, हम भली बात ही जानते हैं प्रॉफिट सेंटर के केस में ट्रांसफर प्राइस हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ट्रांसफर प्राइस कितना आया 26 रुपए 80 पैसे। लेकिन हमसे पूछा गया था कि 25 रुपए में वो ट्रांसफर करें या ना करें। जब आपका ट्रांसफर प्राइस 26 रुपए 80 पैसे में आया तो 25 रुपए में ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। जो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू केवल किसके लिए, उस डिवीजन के हिसाब से। अब हमने उस डिवीजन के हिसाब से तो देख लिया, अब हम अपना कंपनी के हिसाब से जब देखने बैठे तो हमें पता चला कंपनी के हिसाब से दूसरी डिवीजन जो है वो आपकी 8 रुपए 20 पैसे के फायदे में रहेगी। कब, जब हम इंटरनली ट्रांसफर करेंगे। और इंटरनली ट्रांसफर कितने पे करेंगे 26 रुपए 80 पैसे पे, ना कि 25 पे। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमें इंटरनली ट्रांसफर करना चाहिए 26 रुपए 80 पैसे पे। क्यों, अगर हम इस पर ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वजह से दूसरी डिवीजन 8 रुपए 20 पैसे ज्यादा कमा पाएगी। क्योंकि दूसरी डिवीजन 8 रुपए 20 पैसे ज्यादा कमा पाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी 8 रुपए 20 पैसे ज्यादा कमाएगी पर यूनिट के हिसाब से। उस डिवीजन की जितनी भी सेलेबल यूनिट होगी उस पर वो 8 रुपए 20 पैसे के हिसाब से हमारी कंपनी ज्यादा कमाएगी। इस बेसिस पे हमें अपना इंटरनल ट्रांसफर करना चाहिए 26 रुपए 80 पैसे के हिसाब पे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज अ टू डिवीजन ए और बी। डिवीजन ए हैज अ बजट ऑफ सेलिंग 2 lakh numbers of a particular component X to fetch a return of 20% on an average assets employee। कुल मिलाकर क्या है, एक कंपनी है उसकी 2 डिवीजन है ए और बी, जिसमें डिवीजन ए जो है वो आपके एक कंपोनेंट बनाती है जिसका नाम है एक्स, जिसकी मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है बजटेड मैक्सिमम सेलिंग यूनिट है वो 2 लाख यूनिट है। ठीक है, अब उसका हमें सेल प्राइस नहीं दे रखा, लेकिन हम बता रखा है कि डिवीजन ए जो है वो चाहती है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, 20% का रिटर्न मिले काय पे, एवरेज असर्स एम्प्लॉयड पे। जितनी उसने असर्स लगा रखी उस पर उसे 20% का प्रॉफिट मिले। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिवीजन ए आर एज नोन। अब बता रखा है डिवीजन ए के बारे में। डिवीजन ए की फिक्स कॉस्ट आपकी आएगी 5 लाख की,
वेरिएबल कॉस्ट आती है उसकी 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। एवरेज असर्स इसने बता रखी है कि 2 लाख आपके डेटर्स हैं, 5 लाख की आपकी इन्वेंटरी और 5 लाख की प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मींस एवरेज असर्स एम्प्लॉय आपके कितने आ गए 12 लाख के। तो मींस ये 12 लाख पे आपका 20% रिटर्न निकालना होगा, ठीक है। अब क्या कराएंगे, हाउएवर देयर इज अ constraint in marketing and only 1.5 lakh unit of a component X can be directly sold to the market at a proposed price। अब जो बता रहा है कि मार्केट में हम केवल 1.5 लाख यूनिट ही सेल आउट कर सकते हैं, ना कि 2 लाख, ठीक है। अब it has been gathered that the balance 50,000 unit of a component X can be taken up by division B, ठीक है। Division A want to price 4 रुपए per unit, but Division B is prepared to pay 2 रुपए per unit। अब क्या आपको बताया जो 50,000 यूनिट आपकी बची बैलेंस में, वो आपकी डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन डिवीजन ए चाहता है कि उसका ट्रांसफर प्राइस उसे 4 रुपए मिले, लेकिन डिवीजन बी उसे मैक्स टू मैक्स 2 रुपए देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसमें जो बता रहा था कि जो मार्केटिंग का इसने यहाँ पर दे रखा है, अब हम मार्केट प्राइस कैसे लगा लेंगे, तो उसने जो बता रखा था कि मार्केट प्राइस हमें जो 20 रुपए 20% की उसमें लगाना है रिटर्न पे, 20% की रिटर्न के हिसाब से हमें मार्केट प्राइस लगाना है। और इसमें जो कह भी रखा है कि हमें जो मार्केट लेना है ना, मार्केट प्राइस वो मार्केट एट द प्रपोज्ड प्राइस पे ही लेना है। मींस सेलिंग प्राइस हमारा वही रहेगा जो हम इस 20% के हिसाब से निकालेंगे, ना कि वो चेंज होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा था आगे, Division A has another option in hand, which is to produce only 1.5 लाख यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट X। अब डिवीजन ए पे दूसरा ऑप्शन और है कि वो 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस ना करके केवल 1.5 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ असर्स बाय 2 लाख। इससे क्या होगा कि उसकी होल्डिंग जो है असर्स की वो 2 लाख से कम हो जाएगी। मींस एवरेज असर्स एम्प्लॉय अब जो पहले 12 लाख की थी, अब वो रह जाएगी 10 लाख, और फिक्स ओवर है तो उसके 25,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है। अब एडवाइस करना है द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर डिवीजन ए। तो आपके पास दो ऑप्शन हुए, पहला कि 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, दूसरा केवल वो 1.5 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। लेकिन अब हमें इसमें क्या कहीं पर स्पेशली सेल प्राइस नहीं दे रखा, लेकिन हाँ हमें बता रखा है कि सेल प्राइस हमें कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वही हमें प्रपोज्ड प्राइस लेना है सेल का, सोल्ड, क्योंकि जो कह रहा है कैन बी डायरेक्टली सोल्ड टू द मार्केट एट द प्रपोज्ड प्राइस। मींस भले ही वो 2 लाख यूनिट बनाए तो भी हमें वही वैल्यू लेनी है सेलिंग प्राइस की, जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आई है। भले ही वो 1.5 लाख यूनिट बनाए तो भी हमें वही लेनी है जो कि हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से आई है सेल प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं सेल प्राइस। तो सेल प्राइस के लिए उसने रखा था कि प्रॉफिट हमें निकालनी है 20% काटे एवरेज असर्स एम्प्लॉय पे। तो हमें पता है कि 12 लाख एवरेज असर्स एम्प्लॉय थी उसकी ओरिजिनल केस में, तो 20% से आपकी इसे प्रॉफिट कितनी चाहिए, 2,40,000 की। अब हम निकालेंगे कि इसे डिजायरेबल रेवेन्यू कितना चाहिए। 5 लाख का जो रेवेन्यू से फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगा, 2 लाख की अपनी वेरिएबल कॉस्ट, 2 लाख कैसे 2 लाख यूनिट बनाएगा 1 रुपए से, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, इसमें 2 लाख आ गई। और इसे रेवेन्यू से वो और क्या रिकवर करेगा, अपनी प्रॉफिट। तो मींस टोटल रेवेन्यू आ गया 9,40,000। रेवेन्यू का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसी बेसिस पे हमने जो फॉर्मूला लगा दिया, उस हिसाब से हमने अपनी रेवेन्यू निकाल लिया। ये रेवेन्यू हमें कितनी यूनिट पे मिला, 2 लाख पे। तो पर यूनिट आपका सेल प्राइस आ गया 4 रुपए 70 पैसे। अब हमारे पास ऑप्शन है 2, पहला कि वो 1.5 लाख यूनिट आपका मार्केट में सेल करें और 50,000 यूनिट आपका ट्रांसफर करें। दूसरा केवल वो 1.5 लाख यूनिट आपका मार्केट में सेल करें। तो मार्केट में सेल करेगा तो आपका सेल प्राइस आ गया 4 रुपए 70 पैसे। तो 1.5 लाख इंटू 4 रुपए 70 पैसे के हिसाब से आपके दोनों ही ऑप्शन में सेम सेल वैल्यू आएगी, क्योंकि सेल प्राइस तो आपका चेंज हुआ नहीं। तो कितनी आई, 7,05,000 रुपए।
अब पहले केस में वो कह रहा है कि वो आपका ट्रांसफर करे डिवीजन बी को, तो इस केस में डिवीजन बी आपका मैक्सिमम कितना देने के लिए तैयार था, 2 रुपए। भले ही डिवीजन ए आपका 4 रुपए मांग रहा था, लेकिन डिवीजन बी तो 2 रुपए देने के लिए तैयार था। इस हमारे ट्रांसफर प्राइस आपका कितना लेंगे, 2 रुपए। तो 2 रुपए प्लस 50,000 इक्वल टू आपका आ गया 1 लाख। तो टोटल रेवेन्यू आपका आ गया 8,05,000 और 7,05,000। अब कॉस्ट टू भी इनका आपका बता रखा था कि फर्स्ट ऑप्शन में तो आपकी 5 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी और 2 लाख की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब सेकंड ऑप्शन में आपकी 1.5 लाख की तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख यूनिट तो आप बना रहे हो, 1 रुपए से 1.5 लाख रुपए आ गई वेरिएबल कॉस्ट। और उसमें फिक्स कॉस्ट के लिए क्या रखा था, अगर आप 1.5 लाख यूनिट बनाती हैं तो आपकी 25,000 रुपए से आपकी फिक्स कॉस्ट कम होगी। ये आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या रखा था, कहाँ पे क्या रखा था, वो आपको कह रखा है इधर से। फिक्स कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी, reduce the holding of assets by 2 लाख रुपए एंड फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड बाई 25,000। दिस अब न्यू फिक्स कॉस्ट आपकी इस केस में कितनी आएगी, इस केस में 1.5 लाख यूनिट की प्रोडक्शन में 4,75,000। तो मींस प्रॉफिट आपकी कितनी आ गई इस केस में, 1,05,000, इस केस में 80,000। कैसे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो 5 तो 7 माइनस करें 8,05,000 में से, तो आ गया 1,05,000, ऐसे 80,000 आ गया। अब हमें लेना है, अब हमें पता है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉय दोनों में अलग अलग है। पहले केस में 12 लाख लगी, दूसरी केस में आपकी 10 लाख। 10 लाख कैसे कि 15, अगर 1,50,000 आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 2 लाख से आपकी फिक्स कॉस्ट कम लगेगी, उसी बेसिस पे जो 10 लाख आ गई। कैसे? 12 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 10 लाख। तो अब हमने इसमें देखा कि हमें रिटर्न कितना आया, क्योंकि हमें ऑप्शन उसे बताना है, तो ऑप्शन हमें किस बेसिस पे ही बताना है, हमें बताना पड़ेगा जितना हमारा रेट ऑफ रिटर्न आया। रेट ऑफ रिटर्न आया क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। इस केस में हमें पता है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। अगर हमें नहीं पता होता कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो हम देखते प्रॉफिट के रेशियो में कि प्रॉफिट किस में ज्यादा है उसमें। लेकिन हमें इसमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, पहले में 12 लाख, दूसरे में 10 लाख, तो इसका रेशियो निकाल लिया। कैसे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका दोनों में आ गया 8.75, दूसरे में 8। तो मींस पहला ऑप्शन आपका सही है, सिंस द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर ऑप्शन नंबर 1 is more than that under option 2, therefore option 1 is preferable over option 2. Selections of this option also give a extra profit of 25,000। ठीक है, 25,000 कैसे? 1,05,000 माइनस 80,000। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए देखते हैं इसे भी उसी जज्बे के संग। तो एबीसी साइकिल लिमिटेड है, इसमें आपकी जो कि 2 डिवीजन रखती है, पहली ए और दूसरी बी, विच मैन्युफैक्चर करती है बाईसाइकिल। डिवीजन ए प्रोड्यूस करती है आपकी बाईसाइकिल फ्रेम और डिवीजन बी आपका असेंबल करती है रेस्ट ऑफ द बाईसाइकिल ऑन द फ्रेम। ठीक है, देयर इज अ मार्केट फॉर सम असेंबली एंड द फाइनल प्रोडक्ट। मींस आप चाहे तो सम डिवीजन ए अपना प्रोडक्ट सीधे मार्केट में सेल आउट कर सकती है, अदरवाइज वो अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर कर सकती है डिवीजन बी को, उसके बाद डिवीजन बी अपना मार्केट में सेल आउट करेगी। ठीक है, ईच डिवीजन हैज बीन ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, द ट्रांसफर प्राइस हैज बीन सेट एट अ लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस। आप जानते ही हो जब प्रॉफिट सेंटर हो तो आपका ट्रांसफर प्राइस कैसा लिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आपका, कुछ नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट, तो मींस इक्वल टू आपका क्या हो जाता है मार्केट प्राइस पे। तो वही बताया कि ट्रांसफर प्राइस हम काय पे लेंगे, लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल टू ईच डिवीजन। तो क्या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मींस डिवीजन बी की सेल प्राइस दे रखी है कि वो अपनी यूनिट को कितने में सेल आउट करता है, 3,000 पर यूनिट में।
लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ सब असेंबली का दे रखा है, मीन्स डिवीजन ए का सेल प्राइस दे रखा है 2000 रुपए पर यूनिट के साथ है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीजन बी, मीन्स डिवीजन बी में प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, कितनी आती है 1500 पर यूनिट के हिसाब से, मीन्स जो ए से ट्रांसफर होकर माल आता है उसकी कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट केवल किसकी है, जो डिवीजन बी में स्पेसिफिक लगती है, क्योंकि क्या रहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन डिवीजन बी, जो कि डिवीजन बी में कॉस्ट आती है वो दे रखी है, ठीक है। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन डिवीजन ए, मीन्स डिवीजन ए की कॉस्ट दे रखी है, उसमें आपकी बाईसाइकिल का फ्रेम बनाने में कितनी कॉस्ट आती है डिवीजन ए के लिए 1200 रुपए, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस आ गई, वो डिवीजन बी की सेलिंग प्राइस आ गई 3000, डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस आपको पता है, डिवीजन ए की कॉस्ट पता है आपकी कितनी है 1200 रुपए, और डिवीजन बी की स्पेशली केवल डिवीजन बी की कॉस्ट पता है, इसमें ट्रांसफर प्राइस अभी है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट तो आगे आपकी सीधी क्या कराए, इफ डिवीजन ए मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 1000 यूनिट की पर मंथ की, एंड सेल टू द इंटरमीडिएट आर नाउ 800 यूनिट, मींस डिवीजन ए की आपकी 1000 यूनिट की कैपेसिटी है पर मंथ की, जिसमें से वो 800 यूनिट आपकी मार्केट में सेल कर देता है, सो 200 यूनिट भी ट्रांसफर टू डिवीजन बी ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस बेसिस पे, मींस पहला आपका रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि डिवीजन ए की 1000 यूनिट की कैपेसिटी है, जिसमें से वो 800 यूनिट तो आपकी सेल आउट कर देता है मार्केट में, 800 यूनिट सेल आउट कर देता है मार्केट में। अब जो 200 यूनिट बची, क्या वो उसे ट्रांसफर करनी चाहिए, क्या वो उसे ट्रांसफर करनी चाहिए, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि डिवीजन ए को क्या प्रॉफिट आएगा और डिवीजन बी को क्या आएगा, और ओवरऑल कंपनी को क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर डिवीजन बी आपका डिवीजन ए से माल लेता है, तो आप देखिए ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई डिवीजन बी की, ओवरऑल कॉस्ट आई 2000 का ट्रांसफर प्राइस प्लस 1500 रुपए की आपकी असेंबली कॉस्ट, तो 3500 रुपए की कॉस्ट आई, लेकिन वो मार्केट में सेल कितने का कर पाए 3000 का, मींस इस केस में डिवीजन बी तो आपका लॉस में रहा, कितने से 500 रुपए से, क्यों 3500 का माल वो मार्केट में कितने का सेल आउट करा है, केवल 3000 का, इसलिए डिवीजन ए बी को तो आपका लॉस रहा, तो इसलिए डिवीजन बी तो नहीं चाहेगा कि मैं 2000 में परचेस करूं। तो इसी केस को देखने के लिए कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमें लगानी पड़ेगी ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट के बेसिस पे, मींस हम जो पहला जो आपका पॉइंट है, इसे हम किस बेसिस पे हम कहेंगे कि उसे ट्रांसफर करनी चाहिए या नहीं, वो हम कहेंगे ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट के बेसिस पे। क्यों कहेंगे ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट के बेसिस पे, वो इसमें कहेंगे, आप ये देखो कि ओवरऑल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिकता कितने पे 3000 पे, लेकिन ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट कितनी आती है जो एक्चुअल में इनकर्ड हुई 1500 हुई प्लस 1200, मीन्स 2700 कॉस्ट आती है और 3000 का बिकता है, मीन्स ओवरऑल कंपनी को तो प्रॉफिट है 300 का, ओवरऑल कंपनी को तो प्रॉफिट है 300 का। अगर वो डिवीजन ए 1000 की कैपेसिटी रखती है लेकिन वो बनाए केवल 800 यूनिट, तो 300 रुपए जो पर यूनिट के हिसाब से वो इंटरनल ट्रांसफर करके कमा सकता था 200 यूनिट पे, अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट के हिसाब से ना चलें तो वो तो लॉस गया ना। आप मेरी बात समझिए, 800 यूनिट तो वो बेच ही रहा है मार्केट में, नो डाउट, और वो उसकी बिक भी रही है। अब रही बात 200 यूनिट की, अगर जो 200 यूनिट हम ट्रांसफर नहीं करते तो ओवरऑल कंपनी को लॉस कितने का हुआ, 200 इंटू 300, क्योंकि 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। इसीलिए हमें इसका डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे, ओवरऑल कंपनी के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। वही हमें बता रखा है 2 ऑप्शन अवेलेबल, पहला सेल
एट द सब असेंबल स्टेज, मींस पहला वो करा है कि केवल वो 800 यूनिट ही सेल करे, और दूसरा क्या है कि वो 800 यूनिट सेल करे। पहला ऑप्शन क्या है कि वो केवल 800 यूनिट सेल करे, और दूसरा क्या है कि वो 800 यूनिट मार्केट में सेल ना करे, वो अपना ट्रांसफर करे। तो क्या होगा, मींस आप और अच्छी तरीके से समझोगे। इसमें आपका जो बता रहा है कि सेल एट द सब असेंबली स्टेज करे, मींस वो सभी अपनी यूनिट सेल करे सब असेंबली स्टेज पर, मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिवीजन ए का वर्क जैसे कंप्लीट हो जाए वो वहां पे ही अपना सेल कर देते हैं। तो कितना होगा, 2000 का उसे सेल प्राइस मिलेगा, जिसपे उसकी 1200 रुपए कॉस्ट आई, तो कंट्रीब्यूशन कंपनी को क्या मिला, 800 रुपए पर यूनिट का। दूसरा कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि वो फाइनल स्टेज पे आके सेल करें, तो मीन्स उसमें क्या हुआ, 3000 का आपका प्रॉफिट सेल प्राइस हुआ, जिसपे ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई, 2700, जो हम अभी ऊपर देख चुके हैं। तो इससे कंपनी को कंट्रीब्यूशन कितना आया, 300। इसमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 300। ठीक है, तो वही कह रखा है, देयरफॉर इट इज प्रॉफिटेबल टू सेल एट द सब असेंबल स्टेज बिकॉज ऑफ हायर कंट्रीब्यूशन। वही हम ऊपर समझ के आए थे कि पहले वो सेल आउट करे सम असेंबल पर, क्यों, क्योंकि उसे वहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो ट्रांसफर करता है तो डिवीजन बी को लॉस हो रहा है, डिवीजन बी को लॉस हो रहा है, समझ, ट्रांसफर डिवीजन बी नहीं परचेज करेगी, मींस डिवीजन बी परचेज नहीं करेगी, तो मींस डिवीजन ए को मार्केट में सेल प्राइस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो एक्सेस तो 200 यूनिट की जो मार्केट में सेल आउट नहीं हो रही थी, वो हमने क्या देखा था, नहीं वो उसे ट्रांसफर करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसे वो ट्रांसफर करके कंपनी को 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हो रही है। भाई इसमें क्या रखा है, हेंस इफ इस मार्केट एंड इंटरमीडिएट स्टेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेल इंटरमीडिएट सब असेंबली पे, therefore 800 यूनिट should be sold as sale to intermediary and the balance capacity available of 200 unit should be transferred to division B and it should complete the assembly and sale as final product as the company can earn 300 रुपए per unit for each unit of such sale। ठीक है, वो ही हमने ऊपर देख रखा था, वही हमने अच्छी तरह से समझा था। ठीक है, वही हमने पहले ही, मीन्स अपन ने इतना ये सॉल्यूशन देखे बगैर हमने बता दिया कि था कि हाँ हमें ट्रांसफर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंपनी को 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहला पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पे चलते हैं। बात वुड बी द ट्रांसफर प्राइस। अब हमें ट्रांसफर प्राइस क्यों होना चाहिए, इफ मैनेजर ऑफ डिवीजन बी should be keep motivated। अब हमें बताना है कि हमें ट्रांसफर प्राइस क्यों होना चाहिए, जिससे कि मैनेजर आपका मोटिवेटेड होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइस आपका क्यों होना चाहिए, जिससे कि डिवीजन बी का मैनेजर आपका मोटिवेटेड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो उसे जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा आ रही है, किससे, उसकी सेल प्राइस से। तो कैसे हमने जो सॉल्व करा, बहुत बखूबी सॉल्व करा है। If division B receive the sub assemble at the market price काय पे 2000 पे plus its own incremental cost 1500, then will give total cost इसकी कितनी है 3500, जो हम ऊपर देख चुके थे, thereby yielding of a loss 500 रुपए पर यूनिट, जो हम पहले ही देख चुके थे। whereas the company make a profit of 300 रुपए। ओवरऑल डिवीजन का देखा जाए तो उसे 500 का लॉस हुआ, लेकिन कंपनी को उससे क्या कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए पर यूनिट का। Therefore, in order to keep the manager of division be motivated, the profit earned 300 per unit should be shared between division A और B। 300 रुपए जो ओवरऑल प्रॉफिट आई वो किन की वजह से आई, वो आई तो इन दोनों डिवीजन की वजह से। अब हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है अपना डिवीजन बी को
डिवीजन बी के मैनेजर को हमें मोटिवेट करना है। तो मीन्स कैसे करेंगे, जो हमारी ओवरऑल प्रॉफिट है इन दोनों में डिवाइड कर दो, जिससे कि कुछ पोर्शन, कुछ प्रॉफिट आपका डिवीजन बी भी कमा सके। आप समझे मेरी बात? तो मीन्स ये हमने दोनों में शेयर बिटवीन डिवीजन ए और बी कर दिया। हेंस तो अब क्या आ गया, जब हमारी प्रॉफिट शेयर आ गई कि इतने इतना हुआ होगी, तो हेंस ट्रांसफर प्राइस विल बी वेरिएबल कॉस्ट of division A plus 15% of profit earned in a final product equal to 1350 is। अब इस केस में क्या हुआ, इसमें हुआ जी, आपको पता है कि हम प्रॉफिट वो ट्रांसफर प्राइस कैसे लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमने जो 300 रुपए हमने डिवाइड कर दिए इक्वली, तो मीन्स डिवीजन ए अब कितना कमाएगा, केवल 150 रुपए, जो उसका शेयर था 300 रुपए में। तो मीन्स ट्रांसफर प्राइस आपकी न्यू कितनी आ गई, 1200, जो कि वेरिएबल कॉस्ट की, प्लस 150 रुपए जो कि उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि लॉस था या जो उसे प्रॉफिट चाहिए वो। तो इस हिसाब से हमारा जो आ गया कितना, 1350 रुपए। और भाई हमें पूछा गया था, तब पूछा गया था 500 रुपए का ट्रांसफर प्राइस, तो ट्रांसफर प्राइस कितना आना चाहिए, 1350 रुपए। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पोर्शन ऑफ अ डिवीजन ए। तो डिवीजन ए का प्रॉफिट पोर्शन कितना था, 150 रुपए प्लस 1200 मीन्स 1350। नेक्स्ट पार्ट क्या गया है, इफ आउटसाइड मार्केट increase to 1000 unit, should division A continue to transfer 200 unit to division B and sell entire product to outside market। तो जो हमें पता ही है कि हमने फर्स्ट केस में क्यों ट्रांसफर करी थी, केवल इस मारे, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमें 300 रुपए का लॉस होगा। 300 रुपए का लॉस होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में हम वो सेल कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इंटरनली ट्रांसफर करके हम 300 रुपए का कमा रहे थे। लेकिन अब जब वो कराएगी पूरी की पूरी आपकी, जब मार्केट में सेल आउट हो जाएगी, तो हम ट्रांसफर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में जब 800 रुपए कमा रहे थे हम, कंपनी हमारी 800 रुपए कमा रही है, तो हम काहे के लिए 300 रुपए पे जाएंगे ट्रांसफर करके। तो भाई पता लगता है both division and company make higher contribution by selling to intermediate market, means market में सेल करने पे higher contribution मिलेगा। If the market demand increase to 1000 unit, the full quantity should be sold outside as intermediary and nothing should be transferred to division B। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। X Limited has two division, division A or B, which manufacture product A or B respectively। A and B are profit center, दोनों ही आपके profit center है, with the respective divisional manager being give full responsibility and credit for their performance। ये हम जानते हैं कि profit center में आपका मैनेजर ही हर चीज का जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, परफॉर्मेंस भी उसी की होती है। अगर कोई प्रॉफिट आई तो वो भी उसी का ही हम मानेंगे कि उसी की मेहनत के हिसाब से प्रॉफिट आई उस डिवीजन में। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि विंग गिव फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रेडिट फॉर देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर आर प्रेजेंटेड। अब इसमें डिवीजन ए के बारे में बता रखा है और डिवीजन बी के बारे में पर यूनिट के हिसाब से क्या क्या रखा है, आइए देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हुआ डिवीजन ए की है 50 रुपए, डिवीजन बी की है 24। 24 का है अदर देन ए, मींस आप समझ गए होंगे कि डिवीजन बी जो है डिवीजन ए से अपना माल परचेज करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब क्या है, मटेरियल ए इफ ट्रांसफर फ्रॉम डिवीजन ए, अगर डिवीजन ए जो अपना प्रोडक्ट बनाती है ए वो ट्रांसफर कर दी है बी को, तो वो कितने में करेगी, 144 में। ऐसी मटेरियल ए इफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड, अगर डिवीजन बी लेती है तो कितने का, 160 रुपए का। डायरेक्ट लेबर कितनी, 25 रुपए, 14 रुपए। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, 20 रुपए और 2 रुपए। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आपका कितने आएगा, 13 रुपए, 26 रुपए। सेलिंग प्राइस इन आउटसाइड मार्केट आपका कितना है, इसका है 160 रुपए, जब तो जो 160 रुपए में मार्केट से परचेस करा, और इसका आएगा 300 रुपए। सेलिंग प्राइस टू बी
ट्रांसफर करता है तो 144 में करेगा। और जो सेलिंग प्राइस टू एस लिमिटेड, अगर डिवीजन बी आपकी कोई एस लिमिटेड है उसे ट्रांसफर करती है तो वो ट्रांसफर कितने में करेगी या सेलिंग कितने में करेगी? 250 रुपए में। अब ये ऐसा क्यों करा कि 300 रुपए में मार्केट में सेल कर दिया और 250 रुपए में जो एस लिमिटेड को कर दिया? ऐसा क्यों? तो आप जानते हो जब भी कम मार्केट से कम वैल्यू पे सेल हो तो मीन्स कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेटेड पर्सन में आता है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज कहाँ पे होता है? जहां पर रिलेटेड पर्सन आए। ठीक है, तो देखते हैं इंफॉर्मेशन रखिए। टू मेक वन यूनिट ऑफ बी, वन यूनिट ऑफ कंपोनेंट ए इज नीडेड इफ ट्रांसफर फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी प्रेजेंटली टेक प्रोडक्ट ए एट 144 रुपए पर यूनिट, वो हमने ऊपर देख रखा था। विद डिवीजन ए नॉट इनकरिंग वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड और यूनिट ट्रांसफर टू डिवीजन बी। मींस ये बता रहा है अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं, मींस डिवीजन ए डिवीजन बी को अपना प्रोडक्ट ए ट्रांसफर करती है तो उस पे सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा। कौन सा सेलिंग ओवरहेड? जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना था इसका? 13 रुपए। मींस ये 13 रुपए इंटरनल ट्रांसफर पे नहीं इनकर होंगे। ठीक है, अब क्या करें? प्रोडक्ट ए इज अवेलेबल इन आउटसाइड मार्केट एट 160 पर यूनिट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, वो हमने ऊपर देख ही रखा था। डिवीजन बी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट बी इन द एक्सटर्नल मार्केट एट 300 रुपए पर यूनिट, ऊपर दे रखा था। वेयर एज इफ इट्स सप्लाइड टू एक्स लिमिटेड सब्सिडरीज एस लिमिटेड, मींस एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडी है एस लिमिटेड, अगर डिवीजन भी उसे सेल आउट कर दिया तो वो कितने में करेगी? 250 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ये भी हमने ऊपर दे रखा था। एंड नॉट इनकम वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ऑन यूनिट ट्रांसफर टू एस लिमिटेड, मींस इस केस में भी उसे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इनकम नहीं होंगे। एस लिमिटेड रिक्वायर 6000 यूनिट एंड स्टिपुलेट अ कंडीशन, मींस एस लिमिटेड को 6000 यूनिट चाहिए और उसने एक कंडीशन रखी है दैट या तो वो पूरी 6000 यूनिट लेगी डिवीजन बी से, वरना एक भी यूनिट परचेस नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि डिवीजन ए और डिवीजन बी की जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो है 20,000 और 28,000 रेस्पेक्टिवली। डिमांड आपकी मार्केट में कितनी दे रखी है? 18,000 और 26,000। और डिवीजन एस की डिमांड आपकी 6,000 दे रखी थी या 0, वो हमें ऊपर पता ही था। Assume that division A और B will have to operate during the year, कि ये पूरी ईयर में आपका कर रही है प्रोडक्शन अपना। आइडेंटिफाई बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ए, अब हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बतानी है फॉर डिवीजन ए, मींस डिवीजन ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमें वो बताना है। तो हमें सिंपल सा देखना होगा, हमें क्या है, हम पे दो ऑप्शन है। पहला, या तो इस 20,000 में से 18,000 हम केवल मार्केट में सेल करें, दूसरा इस 20,000 में से हम 18,000 मार्केट में सेल करें और दूसरा आपका 2,000 हम ट्रांसफर करें बी के लिए। मीन्स इसमें हमें रैंकिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे इसने आगे भी क्या रखा है कि डिवीजन बी के लिए बताना है और कंपनी के लिए, तो हम पहले इसमें एक रैंकिंग स्टेटमेंट टाइप का बना ले रहे हैं पूरा। तो वही हमने जो बना लिया रैंकिंग स्टेटमेंट टाइप का, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वही हम निकालते हैं रैंकिंग में। पहला है ऑप्शन डिवीजन ए के लिए क्या है, डिवीजन बी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है और डिवीजन बी के लिए क्या है। तो डिवीजन बी दो बार क्या है, क्यों दे रखी है? तो पहला है इफ प्रोडक्ट ए इज टेकन फ्रॉम डिवीजन ए और दूसरा केस है आपका इफ प्रोडक्ट ए इज परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। तो आपने देख रखा था ऊपर कि डिवीजन वाइज आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी 50 रुपए, 24 रुपए, 24 रुपए ये आपकी आएगी। लेबर कॉस्ट आपकी दे रखी थी 25 रुपए, 14 रुपए, 14 रुपए, इन दोनों में ही कोई चेंज नहीं था, 25, 14, 14। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी थी 20 रुपए, 2 रुपए, इनमें भी कोई चेंज नहीं है, भले ही वो ए से परचेस करें या नहीं करें, ए से परचेस करें या नहीं करें। ठीक है, अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी टोटल कितनी आ गई विदाउट ट्रांसफर? 95 रुपए इसमें आ गई। कैसा है, इन तीनों को ऐड करके 50, 25, 20
SEJ 40 और JV 40। अब क्या है, अगर डिवीजन बी आपका ट्रांसफर करें तक एक आपका डिवीजन ए से तो 144 रुपए में पड़ता है, और नहीं करे तो 160 रुपए में पड़ता है। तो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 95 रुपए। 184 कब, जब वो ए से लेता है तो 200 जब वो ए से प्रोडक्ट ए नहीं लेता है तो। सेलिंग कॉस्ट आपकी दे रखी थी, अगर आउटसाइड मार्केट में हम सेल आउट करें तो 160, 300 और 300। अब सेलिंग कॉस्ट में अगर हम बाहर सेल करते हैं आउटसाइड मार्केट, तो उसमें दे रखा था कि हमें वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड होंगे, वो कितने थे 13, 26 और 26, ये सब ऊपर टेबल में दे रखे हैं। तो नेट सेलिंग प्राइस आ गया इफ सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट कितना 147, 247 और 200, वो 147, 274, 274। इसमें से हमने प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर ली वेरिएबल, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से निकल के आ गया। अगर हम आउटसाइड मार्केट में सेल आउट करते हैं तो हमारा इसमें आएगा 52, 90 और 74। ठीक है, अब हमें क्या देखना था, रैंकिंग निकालनी थी। तो पहला केस तो आ गया कि हमने आउटसाइड मार्केट में सेल करा तो कितने हैं। अब दूसरा केस हमारा क्या है, अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में हमारी क्या कॉस्ट आएगी, हमें वो भी तो देखनी है। वो भी तो देखनी है कि उस केस में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो इसमें डिवीजन ए के लिए सेलिंग प्राइस कितना था 144, डिवीजन बी के लिए कितना था 250, इंटरनल के लिए। ये 250 कौन सा प्राइस था, ये वो प्राइस था जो हमने ट्रांसफर करा है कंपनी एस को जिस वैल्यू पे। ठीक है, इसमें से हमने लेस कर दिया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, बखूबी हमने ऊपर निकाल रखा है इंडिविजुअली बेसिस पे, तो वही हमने जो निकाल माइनस कर दिया। तो इसमें कंट्रीब्यूशन आ गया 49, 66 और 50। तो आप देख लीजिए रैंकिंग स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें पहला आ रहा है 52, फिर आ रहा है 49। तो मीन्स पहले हम डिवीजन ए पहले सेल आउट करेगी मार्केट में, उसके बाद कुछ प्रोडक्शन बचता है तो वो सेल आउट करेगी आपका डिवीजन बी को। ऐसे डिवीजन बी पहले सेल आउट करेगी मार्केट में, दोनों ही केस में भले वो डिवीजन ए से परचेस करें या नहीं करें, क्योंकि दोनों ही केस में कहाँ का प्रॉफिट ज्यादा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा मार्केट सेल का एज कम्पेयर टू इंटरनल ट्रांसफर का। ठीक है, तो पहले में हमें क्या बताना है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर डिवीजन ए। तो क्या डिवीजन ए शुड प्रोड्यूस एट इट्स फुल कैपेसिटी 20,000। क्यों, क्योंकि दोनों में ही हमें प्रॉफिट हो रही है दोनों ही केसेस में। तो 20,000 में क्या, जिसमें से वो 18,000 यूनिट आपकी आउटसाइड मार्केट सेल करेगी और 2,000 यूनिट आपकी कहाँ करेगी, बी को। देन टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा बी के लिए आपका, वो डिवीजन ए के लिए मार्केट में सेल आउट करेगी तो 52 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट था, इंटरनली ट्रांसफर करेगी तो 49 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट था। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ गया 10,000, वो 10,34,000। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन आपको हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। ठीक है, अब उसके बाद आपका सेकंड केस क्या है, डिवीजन बी के लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बतानी है, गिवन दैट डिवीजन ए विल यूज इट्स बेस्ट स्ट्रेटेजी। मींस डिवीजन बी के लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बतानी है कब, जब बतानी है कि डिवीजन ए भी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मींस डिवीजन ए आपको डिवीजन बी को कितना केवल सेल आउट करेगा 2,000 यूनिट। डिवीजन ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही तो थी कि डिवीजन बी को वो केवल 2,000 यूनिट सेल आउट करेगा। उसी बेसिस पे हमें डिवीजन बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी बेसिस पे फिर हमें पूरी कंपनी की बनानी है। तो आइए हम पर सभी कैलकुलेशन कर रखी है हमने पहले, तो आगे आते हैं। अब डिवीजन बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि भले ही वो डिवीजन ए से परचेस करें या डिवीजन आउटसाइड से परचेस करें प्रोडक्ट ए को, उसे हमेशा सेल आउट क्या करना है, कहाँ पे करना है, पहले मार्केट में उसके बाद इंटरनली। तो डिवीजन बी की जो फुल कैपेसिटी थी वो कितनी थी 28,000 यूनिट की, और जिसमें उसकी डिमांड कितनी थी 26,000 यूनिट की। तो उसी को देख के हम आगे करते हैं। बी के लिए क्या है, डिवीजन बी विल प्रोड्यूस 2,000 यूनिट फ्रॉम डिवीजन ए। क्यों ऐसा, क्योंकि डिवीजन ए से परचेस करने पे उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था।
तो पहले हम परचेस करेंगे डिवीजन ए से, उसके बाद हम परचेस करेंगे आउटसाइडर से, ठीक है। 2000 यूनिट फ्रॉम डिवीजन ए एंड बैलेंस यूनिट बाय चूजिंग बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू ऑप्शन कैलकुलेटेड एज बिलो। आपके कौन से दो ऑप्शन और थे? तो वही दो ऑप्शन कि सेल 6000 यूनिट टू एस एंड 22000 टू आउटसाइड मार्केट और ओनली टू आउटसाइड मार्केट। क्योंकि एस ने कंडीशन लगा रखी थी मेरे को 6000 यूनिट ही चाहिए वरना एक भी नहीं चाहिए। तो उसकी फुल कैपेसिटी कितनी थी? उसकी फुल कैपेसिटी थी आपकी कितनी? 28000 की। उसकी फुल कैपेसिटी थी 28000 की। 28000 में से मीन्स 6000 हमें उसे देनी है, तो मीन्स आउटसाइड मार्केट में वो कितना ट्रांसफर कर पाएगा? वो कर पाएगा 22000 का। तो मीन्स उसी बेसिस पे हमने ये निकाला। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि हम 22000 मार्केट में ट्रांसफर करें। तो 22000 में हमें पहले पता चल गया कि सबसे पहले हम क्या कौन सा माल लेंगे? हम सबसे पहले परचेस करेंगे डिवीजन ए से, क्योंकि उसी से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है मार्केट में सेल आउट करने पे। तो मीन्स वही लिया 2000 यूनिट पे हमने लिया, 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब हम लेंगे आउटसाइडर से परचेस करेंगे। आउटसाइडर से परचेस करने के बाद हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। तो मार्केट में सेल आउट करने से हमें 74 रुपए का आ रहा था। 20000 इंटू 74 प्लस 2000 इंटू 90, तो 16,60,000 आपका जे आ गया। अब एस को हम जो सेल करेंगे वो फुल्ली यूनिट सेल कहाँ से करेंगे? कौन सी वाली करेंगे? हम वो वाली यूनिट सेल करेंगे जो कि हमने प्रोड्यूस करी होगी हमने आउटसाइड परचेजर से परचेस करना। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो था ए, वो हमने फर्स्ट यूटिलाइज किसके लिए करा? मार्केट सेल आउट के लिए, जो कि 2000 यूनिट थी। तो मीन्स अब जितनी भी हमें यूनिट परचेस करनी पड़ेगी वो सब मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मार्केट से परचेस करने पे डिवीजन अगर हम ट्रांसफर करें मार्केट से परचेस करने के बाद प्रोडक्शन हम ट्रांसफर करें डिवीजन एस लिमिटेड को, तो हमें प्रॉफिट कितनी आ रही थी? 50। इसीलिए हमने 50 ली, ना कि 66। आप समझोगे होगे 66 क्यों नहीं ली? ये 66 तो हमारी जब आ रही थी जब हम प्रोड्यूस कर दे, अगर हमने डिवीजन ए से लिया है तो। लेकिन हम डिवीजन ए वाला हम पहले ही प्रोड्यूस कर चुके, क्या लिए? एक्सटर्नल सेल के लिए। इसलिए अब हम जो ट्रांसफर करेंगे इंटरनली वो कौन सा वाला करेंगे? जो हम मार्केट से परचेस करके बनाए होगा। इसलिए हमने इसमें 50 रुपए ले लिया। 50 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन जे आ गया, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जे आ गया दोनों ही केस में। लेकिन दोनों ही केस में आपका जे आ गया। अब दोनों ही केस में आपका जे आ गया। पहला केस आपको समझ में आ गया। दूसरे केस में क्या? केवल हम कितने कर पाएंगे? 26,000, क्योंकि हम एस लिमिटेड को नहीं कर रहे हैं, भले ही हमारी 28,000 की कैपेसिटी है। तो 24,000 हम कौन सा वाला करेंगे? जो कंट्रीब्यूशन लेंगे जो मार्केट के हिसाब से आया होगा, और 2000 यूनिट पे हम कौन सा लेंगे? जो इंटरनली ट्रांसफर के हिसाब से आया होगा, जो हम ऊपर ऊपर कैलकुलेट करके बैठेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी इन दोनों ही केसेस में प्रॉफिट आ गई। इसमें 19,60,000 पहले केस में, दूसरे केस में 19,56,000। मीन्स क्या करें? डिवीजन बी शुड प्रोड्यूस एट फुल कैपेसिटी एंड चूज ऑप्शन 1 get 2000 यूनिट फ्रॉम डिवीजन ए, सेल 6000 यूनिट टू डिवीजन एस एंड 20,000 यूनिट टू मार्केट। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गई 19,60,000। आप समझ गए? ठीक है, कि 2000 यूनिट भी हमने मार्केट में ही सेल करी है, जिनने लिखा नहीं है, लेकिन हम ऊपर भली बात ही समझ चुके हैं। अब तीसरा हमें क्या बताना था? कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। तो कंपनी के हिसाब से हमें देखना होगा कि दोनों ही बेस्ट ऑप्शन थे। तो रखा है इफ डिवीजन ए और बी आर अलाउड टू एक्ट इंडिपेंडेंट, मींस डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं काम, प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से काम करें, तो आपका ग्रुप की सिनर्जी के हिसाब से तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका क्या होगा? जो बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आया डिवीजन ए के लिए, बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आया था 10,34,000, और डिवीजन बी के लिए आया था 19,07,000। तो ये आ गया
94,000। ये तो हमारा हो गया जब हम इंडिविजुअली प्रॉफिट देखते हैं सेंटर वाइज। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है कंपनी के लिए, तो हमें एक और ऑप्शन होता है कि हम डिवीजन वाइज प्रॉफिट ना देखकर अगर हम कंपनी वाइज प्रॉफिट देखें तो उस केस में क्या होगा, तो हम वही देख लेंगे। तो क्या, इफ ए मेड इन डिवीजन ए और इफ ए परचेस फ्रॉम आउटसाइड। अब वो कह रहा है, अब हमें ये नहीं लेना कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, अब जो हम सीधा लेंगे कि डिवीजन बी जो है, डिवीजन बी अपना माल, डिवीजन बी अपना माल या तो फुल्ली ले डिवीजन ए से, या वो फुल्ली ले आउटसाइडर से, फुल्ली या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अगर वो डिवीजन ए से लेती है तो उस केस में कॉस्ट क्या आएगी, 95 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी डिवीजन ए की। वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, कहां पे, ये देखो ये कैलकुलेट करिए, ठीक है। 95 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट ए की आएगी और 40 रुपए की आई थी आपकी बी की, ठीक है। तो उसी बेसिस पे 95 प्लस 40, तो इंटरनली अगर हम ट्रांसफर करें पूरी यूनिट ए की तो 135 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारी कॉस्ट आएगी। डिवीजन ए की कॉस्ट कितनी है, 135 रुपए। और यही अगर हम आउटसाइडर से परचेस करके लें तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, 40 रुपए। तो वो हमारी डिवीजन बी की आ रही थी और 107 रुपए में हम परचेस करके लेंगे तो मीन्स 200 आएगी। अब क्या था, वही दो ऑप्शन कि पहला डिवीजन बी के लिए तो वही दो ऑप्शन लेंगे ना, कौन से, पहला वो अपना बनाए पूरा 28,000 और दूसरा वो बनाए केवल 26,000। वो अपना बनाए 28,000 और वो बनाए अपना 26,000। तो दोनों ही केस में हमने देखे थे कि डिवीजन ए से अगर हमारा माल ट्रांसफर होकर आ रहा है, डिवीजन ए से माल ट्रांसफर होकर आ रहा है तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल सेल करनी है उस माल से जो ट्रांसफर होकर आ रहा है। तो मीन्स एक्सटर्नल सेल हम दोनों ही केस में करेंगे, दोनों ही केस में। तो पहले ऑप्शन में एक्सटर्नल सेल आपकी कितनी होगी, 22,000। दूसरे ऑप्शन में आपकी होगी 26,000 यूनिट की सेल। तो 22,000 यूनिट में से पहले ऑप्शन में 20,000 यूनिट आपकी ट्रांसफर हो गया आगे डिवीजन ए से। क्यों, क्योंकि डिवीजन ए की फुल कैपेसिटी कितनी थी, 20,000। वो हम ऊपर देख चुके हैं क्वेश्चन में, और एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 20,000, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ट्रांसफर होगा। 274 रुपए आपका नेट सेलिंग प्राइस आया था आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक ही प्रोडक्शन करने, अगर ए से हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 135, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000 यूनिट पे। अब हम मार्केट में ऑप्शन ए के हिसाब से कितनी और करें, 2,000 यूनिट। 274 आपका मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस 200 रुपए कौन सी आ गई, जो अब मार्केट से परचेस करके जो कॉस्ट आ रही है। अगर हम प्रोडक्ट ए मार्केट से परचेस करके लाते हैं उसके बाद डिवीजन बी की जो कॉस्ट आ रही है वो हमने लेस करी, तो मीन्स ओवरऑल आपकी सेलिंग प्राइस, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ गया आपका मार्केट सेलिंग पे। ऐसे हमने ये कर लिया। अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं डिवीजन एस, वो कंपनी एस को, तो उसमें भी 250 रुपए में सेल आउट कर देते हैं। इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, वही 200। क्यों, क्योंकि इसे ट्रांसफर करने के लिए भी तो हमें मार्केट से ही परचेस करके लाना पड़ेगा। क्योंकि जो हम ए डिवीजन से परचेस करके लाए वो तो हमने सबसे पहले मार्केट सेलिंग में लगाई। क्यों, क्योंकि उसी में हमें प्रॉफिट ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने दोनों को कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। आउटसाइड में हम सेल करें तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, इंटरनल सेल करेगी डिवीजन भी तो इतना आएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 32,28,000। इसी बेसिस पे हमने जो निकाल लिया ऑप्शन सेकंड का, 26,000 सेल आउट करें तो वही 274 माइनस 135, और दूसरे 6,000 पे हमने ले लिया 274 माइनस 200, तो 32,24,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 32,24,000 मीन्स इस केस में भी हमारा ऑप्शन फर्स्ट ज्यादा बढ़िया है।
तो चूज ऑप्शन फर्स्ट भैया एक्स लिमिटेड अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ 32,28,000 एट दिस ऑप्शन डिवीजन ए ट्रांसफर ऑल प्रोडक्ट मींस 20,000 यूनिट टू डिवीजन बी एंड डिवीजन बी ट्रांसफर 6,000 यूनिट टू डिवीजन एस एंड 22,000 यूनिट टू आउटसाइड मार्केट डिवीजन बी परचेज 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। किसके लिए बताया जो आउटसाइड मार्केट में हम सेल आउट करेंगे 22,000 यूनिट उसमें, क्योंकि 20,000 यूनिट हम ए से ट्रांसफर करके लिया, उसके बाद आउटसाइड मार्केट में हमें कितनी करनी थी 22,000 यूनिट, इसलिए 2,000 यूनिट हमने मार्केट से परचेज करी थी। ठीक है। एट दिस ऑप्शन एक्स लिमिटेड अर्न 2,34,000 मोर देन द डिवीजन ए एंड बी इंडिविजुअली अर्निंग। ठीक है, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या आ गई कि हम ओवरऑल कंपनी के बेसिस पे लेकर चलेंगे, ना कि इंडिविजुअली डिवीजन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल डिवीजन के बेसिस पे लेकर चल रहे थे तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट आ रही थी 29,94,000, लेकिन हम कॉस्ट बेसिस पे लेकर चले, हम यहाँ पे इंडिविजुअली डिवीजन के बेसिस पे लेकर चले तो 29,94,000 आपकी प्रॉफिट आई कंपनी की, लेकिन हम ओवरऑल कंपनी के बेसिस पे चले तो हमारी प्रॉफिट कितनी आई 32,28,000। इसे हमारे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी के लिए कि हम ओवरऑल कंपनी के बेसिस पे देखते चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो, और आपको कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट इन द इनबॉक्स बॉक्स, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी जल्द से जल्द ले सकूं और उसका जल्द से जल्द आंसर कर सकूं। आई होप आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आया हो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस माय बेल आइकन, चैनल बेल आइकन। थैंकिंग यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना ट्रांसफर प्राइसिंग समाप्त कर दूंगा, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, उससे अगली वीडियो में अपना नया चैप्टर लेकर चलेंगे। ओके, बाय बाय।